नमस्कार, मैं पंकज कुमार झा चुनाव नामा के इस नए सफ़र में आपका स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने भी हमें फॉलो अप किया है पिछले 1-2 सालों में, वो जानते हैं कि किस तरह से आईएएसआई के वेंचर के साथ हमने एक नई कोशिश की है भारतीय चुनावों को समझने की, उसके अलग-अलग लेयर्स को समझने की, जैसे जनरल असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्शन या फिर पंचायती राज का चुनाव। हम सब जानते हैं कि हम एक नए चुनाव में जो है हम दस्तक दे चुके हैं और वो चुनाव है 2019 का और सबकी निगाहें हैं उस पे। तो हम एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हम समझना चाहते हैं कि इस चुनाव को हम कैसे नए तरीके से समझें, और चुनाव नामा एक कोशिश है उस चुनाव को घूम के, समझ के, जांच परख के देखने की कि ये चुनाव कैसे एक वोटर्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, एक आउटसाइडर व्यूअर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले सीरीज में हम जो है इंटरव्यूज़ कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की, और इसी सिलसिले में आज हम जिस शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वो है पोरंजय गुहा। चुनाव नामा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, और मैं अपनी सहयोगी तृप्ता शर्मा के साथ हूँ आज। और आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने आए हैं वो हैं पोरंजय गुहा। बहुत मुझे लगता है कि समकालीन इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत कमिटेड नाम है, जो अपने काम के लिए और अपनी अध्ययन और अध्यापन के लिए भी जाने जाते हैं। पत्रकार हैं, लेकिन ये घूम घूम के जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, और काफ़ी उन्होंने बुक्स भी लिखा है, वेल नोन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। तो आज हम इलेक्शन 2019 के सिलसिले में जो है पोरंजय से बात करना चाहेंगे। पोरंजय, शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। 2019 का आम चुनाव के बारे में कहने के पहले थोड़ा 5 साल पीछे चले जाइए। 2014 का जो 16वां चुनाव था, 16वां चुनाव का नया क्या था, अभिनवत्व क्या था, यूनिकनेस क्या था। 16वां चुनाव, इसका मतलब 1951-52 के बाद 16 बार चुनाव हुए और 8 बार सत्ता बदल गया। तो अभी 17 बार जब चुनाव हो रहे, समय बताएंगे। 23 मई के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इस बार भी सत्ता बदल जाएगा, जो सत्ते में है नया सरकार आएगा कि नहीं। मगर 2014 का चुनाव का अभिनवत्व बहुत थे। पहला बार हमारे जो वोटर टर्नआउट 66% से भी ज़्यादा हुआ। इससे 40 साल पहले, 40 साल नहीं, 30 साल पहले, 84 साल में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन के आए हैं, उस समय वोटर टर्नआउट 63% से ज़्यादा था, 63.4 के आसपास। इस बार 66 से ज़्यादा। इसका मतलब हर 3 वोटर में 2 वोटर ने मतदान किया। सिर्फ यहाँ नहीं, 2014 में हम पहला बार देखा कि पूरा भारतवर्ष का राजनीति और चुनाव को व्यक्ति केंद्रित कर, एक तरह से अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, 2 व्यक्ति का लड़ाई बन गए थे, मोदी बनाम राहुल। क्यों? अगर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का जो वोट शेयर अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आधा के आसपास आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आधा भारतवर्ष के जो नागरिक है जो वोट देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं देते हैं, कांग्रेस को भी नहीं देते। किसको देते हैं? यूपीए का कोई सहयोगी, जो गठबंधन में कोई सहयोगी राजनीतिक दल, या एनडीए गठबंधन के, या कोई स्थानीय राजनीतिक दल, या कोई वाम दल को देते हैं। और आज नहीं, ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में भी। तो अगर 50% लोग कांग्रेस को भी नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव व्यक्ति केंद्रित कैसे किया है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 31% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिला, मगर ये 90% जो वोट, ये सिर्फ 60% लोकसभा केंद्र में आया। यानी कि 299 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पूरा भारतवर्ष में 90% वोट ये 60% लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 299 में गिरा। जो बाकी जो 40% जो लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि
44, यहाँ पे सिर्फ 10% वोट मिला। और इन्होंने पूरा भारतवर्ष का नक्शा देख के कहाँ पे भाजपा एक बार जीता या दूसरे स्तर में आया, यही जगह में पूरा जो चुनाव प्रचार फोकस्ड था। और ये बहुत लोग को आश्चर्य कर दिया। और कांग्रेस का एक प्रवक्ता है, प्रवीण चक्रवर्ती है, उनका जो डेटा हेड है, वो उसका अर्थशास्त्री है, उनका कहना था ये भारतवर्ष का चुनावी इतिहास में एक ब्लैक स्वान मोमेंट। ब्लैक स्वान मोमेंट का मतलब क्या है? जो पक्षी के ऊपर रिसर्च करते हैं, जांच करते हैं, उन्होंने जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट्स, इनका कहना था, बहुत दशक से उन लोग कह रहे थे हर राजहंस सफ़ेद रंग का होता है। एक दिन अचानक किसी ने एक काला रंग का एक राजहंस देख लिया। तो ये कहते हैं ब्लैक स्वान मोमेंट, यानी कि कोई कभी इससे पहले नहीं सोचा था कि 31% वोट किसी एक राजनीतिक दल को मिलेगा और उनको लोकसभा में बहुमत मिलेगा। 272 जो आधा जगह है, 282 मिला। तो ये दोबारा हो सकता है? मुश्किल, मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल। मगर भारतवर्ष की राजनीति इतनी आश्चर्य बात है, इसमें भविष्यवाणी करना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत खतरनाक काम है कि बहुत बार लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। मैं 5-6 उदाहरण देके आपको बताता हूँ क्यों। 71 साल में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो कांग्रेस को बांट दिया था। और उस समय जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो इंदिरा गांधी का से हमारे दक्षिणपंथी राजनीति में विश्वास करते हैं, इन लोग को अलग कर दिया इन्होंने। राम मनोहर लोहिया जी एक बार कहा कि पंडित नेहरू का बेटी गूंगी गुड़िया, मगर उस समय इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण, इस्पात बनाने का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्सेस का जो एबॉलिशन हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोग सब इकट्ठा होकर कह रहे कि इंदिरा हटाओ, और मैं कह रहा हूँ गरीबी हटाओ। मगर 5 साल के बाद आपातकालीन समय आ गया और उसके बाद आपने देखा 19 महीना के बाद फिर चुनाव जब हुआ, इंदिरा गांधी हार गए। मोरारजी देसाई कभी नहीं सोचा कि वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उम्मीदवार बहुत थे, चरण सिंह भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे, और बहुत लोग आश्चर्य भी हो गए थे 80 का दशक में जनवरी में जब इंदिरा गांधी वापस आ गया। उसके बाद 84 में इंदिरा गांधी का हत्या किया गया, राजीव गांधी आया, 40 साल उम्र में भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना, और कांग्रेस का जितना बहुमत था लोकसभा में इतिहास में कभी नहीं मिला। तो आज ऐसा जगह में हम आ गए हैं कि कोई सोचा नहीं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनेंगे। 1 साल पहले नहीं, बोफोर्स एक मुद्दा बन जाएगा। उस समय कांग्रेस वालों कहते हैं ये तो मुद्दा ही नहीं है। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये राफेल घोटाला भी मुद्दा नहीं है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आने के बाद चंद्रशेखर आया, फिर नरसिम्हा राव, राजीव गांधी का हत्या का बाद आया। उस समय भी लोग आश्चर्य हो गए थे कि भारतवर्ष की प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव होगा, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनेगा। और 96 साल में भी बहुत लोग आश्चर्य हो गए थे। एक कैलेंडर ईयर में 12 महीने में 3 लोग प्रधानमंत्री बने थे। नरसिंह राव के बाद 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो गए थे देवेगौड़ा। वो खुद कहा कि हम जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। वीपी सिंह का उस समय कैंसर चल रहे थे, ज्योति बासु का अपना राजनीतिक दल ना कह दिया। मगर उसके बाद सबसे जो लोग को आश्चर्य कर दिया, अप्रैल 99 में जब वाजपेयी सरकार, तीसरी वाजपेयी सरकार या दूसरी वाजपेयी सरकार, एक वोट के लिए कॉन्फिडेंस वोशन हार गए हैं। कारगिल का युद्ध हुआ, वाजपेयी जी वापस आ गए, और लोग इतना ही आश्चर्य हो गया 2004 में जब आपने चुनाव को आगे ले लिया, सितंबर अक्टूबर में ना करके अप्रैल में किया। उस समय आप कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, भारत उदय, और उसके बाद 10 साल। तो मेरा कहना यह है कि भारतवर्ष के चुनाव के बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूँ,
23 मई के बाद हम बात कर सकते हैं। अगला सवाल इसी से कि सर फिर भी आपको क्या लगता है, अभी फर्स्ट फेज हो चुका है, किन मुद्दों पे मतलब पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच जा रही है, जाएगी, वो मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं इस बार? देखिए, उस समय 2014 में दो व्यक्ति का लड़ाई बन गए थे, एक मोदी बनाम राहुल गांधी बना। इस बार क्या मोदी बनाम मोदी बनेगा? जो 2013-14 का मोदी जो अच्छे दिन के बारे में कहा, उस समय कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो कहा कि विदेश से काला धन वापस आ जाएगा, अगर वापस आ जाता है तो हर गरीब परिवार को आपका 15 लाख रुपए मिलेगा। तो इस बार क्या मोदी बनाम मोदी होगा? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, मगर मुद्दा क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कह रहे मुद्दा है राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान का संपर्क, और जो विरोधी दल है वो कह रहे नहीं, मुद्दा और कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज भारतवर्ष के युवाओं हैं 26 साल से नीचे है भारतवर्ष का जो पूरा लोक संख्या आधा से आसपास आज 26 साल से कम है। इस बार लगभग नया वोटर 6 करोड़ नया हमारा मतदान करने वाले रहेंगे, आज जिसका उम्र 18 से 20-21 साल है। तो समय बताएंगे कि यह मुद्दा क्या है। ये आज हमारे देश में जो किसान जो है, जो आशंका, जो मुश्किल में उनका जो समय जा रहा है, ये मुद्दा होगा। नोटबंदी मुद्दा होगा। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के समय नसबंदी मुद्दा हुआ था, तो इस बार क्या नोटबंदी मुद्दा होगा? ये समय बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतना समय देने का। और इसी के साथ हम इस चुनावनामा के एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और संभव हुआ तो बहुत जल्दी एक नए एपिसोड और एक नई शख्सियत के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।